Here we will discuss about the approaches of probability to define the probability. There are 4 ways of classifying the probability. These 4 represent the conceptual approach to study the probability. Let us begin from here. These are the types in the approaches of probability. First is classical approach or a priori probability given by the Laplace. Next is relative frequency theory or empirical approach or posteriori given by the British statistician. Next is subjective approach given by the Frank Ramsey. Next is axiomatic or the modern approach given by the A.N. Kolmogorov. Further, we will study about all the approaches of the probability. First is classical or a priori approach. This is the oldest and the simplest approach of the probability. The basic assumption underlying the classical approach is that the outcome of the random experiment are equally likely और mutually exclusive. इसमें हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं रेंडमली, उसके जो भी आउटकम्स होंगे, जो भी रिजल्ट्स होंगे, वो क्या होंगे, या तो इक्वली लाइकली होंगे या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे. तो ये इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है. इक्वली लाइकली मीन्स ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हैज द सेम चांस ऑफ अपीयरिंग एज एनी अदर. इसमें जितने भी आउटकम्स होते हैं सबका आने के सेम चांसेस होते हैं. लाइक इफ वी टॉस अ कॉइन, अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड और टेल दोनों के आने के सेम चांसेस हैं. द इवेंट इज इक्वली लाइकली. नाउ वी विल यूज दिस इन रोलिंग अ डाइस. डाइस रोल करते हैं तो हमारे आउटकम्स इनमें से कोई सा भी आ सकता है. अब इनमें से सबके आने के चांसेस सेम हैं, तो डेट इज आवर इक्वली लाइकली इवेंट. अब आपको समझ आ चुका है कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या है. इक्वली लाइकली इवेंट्स वही है जिसमें कि आउटकम के आने के चांसेस सबके सेम होते हैं. नाउ वी विल कम अपॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? इफ वन एंड ओनली वन of them can take place at a time. एक समय में सिर्फ एक ही रिजल्ट आता है. That is are mutually exclusive. On any toss, either head or tail may turn up, but not both. दोनों नहीं आ सकते हैं, दोनों में से सिर्फ एक ही आएगा. तो ये क्या है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. When we roll a dice once, जब हमने एक बार डाइस रोल किया तब हमारे कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स. 1 2 3 4 5 6. बट एट ए टाइम वी गेट ओनली 1 आउटकम. तो वो क्या हो गई हमारी इवेंट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. द फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स वेयर एन इवेंट अकर्स divided by total number of possible outcomes. हम इसको कॉइन और डाइस के एग्जांपल से समझते हैं. अब हमें सबसे पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. हमने एक सिंगल टॉस किया. इन सिंगल टॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स. तो नंबर ऑफ आउटकम क्या आया? हेड आया आपका. तो कितनी बार आया? 1. तो ये लिख दिए यहां पे 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. जब आपने कॉइन टॉस किया तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते थे? आपका हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकता था. तो इसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हुए? 2 पॉसिबल आउटकम्स हुए. फर्स्ट इज हेड, सेकेंड इज टेल. तो 1 प्लस 1 क्या हो गया आपका? 2. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2. नेक्स्ट, अब हम इसको डाइस में लेते हैं. नाउ वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ 6. जब आपने डाइस वंस रोल किया आपने,
तो उसमें 6 कितनी बार आ सकता है? सिर्फ एक ही बार आ सकता है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए आपके? 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और उसमें आ कितने सकते थे? 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3, 4, 5 एंड 6। ये अपने 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो आप यहाँ पे करेंगे 1 + 1 + 1 5 एंड 6। तो ये क्या हो गया? ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपके क्या हो गए? पॉसिबल आउटकम्स हो गए। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। आपको फॉर्मूला समझ आ चुका है, तो आप क्लासिकल अप्रोच में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। क्लासिकल अप्रोच को अ प्रायरी अप्रोच भी कहा जाता है। Why? Because we can state an answer in advance. हम अपने आंसर एडवांस में बता सकते हैं विदाउट टॉसिंग अ कॉइन और रोलिंग अ डाइस और डेक्टिंग अ कार्ड। आप बिना कार्ड निकाले, बिना कॉइन टॉस किए और बिना डाइस रोल किए आप पहले से ही उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, इसलिए इसको अ प्रायरी प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। अब देखते हैं कैसे। यहाँ हमने देखा कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, विदाउट कॉइन टॉस किए आप क्या बताएंगे कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। कैसे किया? क्योंकि आपने ये देख लिया कि हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। आपने बिना किसी एक्सपेरिमेंट किए आपने उसको अज्यूम कर लिया। नेक्स्ट, अब आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बताइए, तो 1 की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? आपको पता है सबकी प्रोबेबिलिटी आने की, 1 की भी आपने बता दी कि 1/6 है। तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बिना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए ही आप बता सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी क्या होगी? 1/6 होगी। तो इस टाइप से आप इसको क्या बोलते हैं? अ प्रायरी प्रोबेबिलिटी। शॉर्टकमिंग क्या है? दिस अप्रोच इज यूजफुल व्हेन वी डील विथ कार्ड गेम्स, कॉइन गेम्स एंड द डाइस गेम्स। लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स में आप ये अप्रोच यूज नहीं कर सकते हैं। डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स में आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी इस प्रोबेबिलिटी के थ्रू नहीं दे सकते हैं। यू कांट गिव आंसर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। इट अज्यूम्स अवे सिचुएशंस दैट आर वेरी अनलाइकली, जो कि बहुत अनलाइकली है उनको भी ये इक्वली लाइकली अज्यूम करती है। You can understand this by the following example that your classroom is burning down during the discussion of the probability. Next one is you are eating pizza at the business trip of the North Pole. तो क्लासरूम बर्न होगा या नहीं होगा, बट ये तो बहुत इम्पॉसिबल सिचुएशन है। नॉर्मली आपका क्लासरूम बर्न नहीं होगा, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है। तो इन ऐसे सिचुएशंस को भी ये इक्वली लाइकली लेता है। सेकंड, आप नॉर्थ पोल पे जा रहे हो, वहां आपको पिज्जा मिले, दैट इज इम्पॉसिबल सिचुएशन और द अनलाइकली सिचुएशंस। तो इन अनलाइकली सिचुएशंस को भी वो क्या कर रहा है? इक्वली लाइकली मान रहा है। तो दैट इज द शॉर्टकमिंग ऑफ द classical approach. Next, relative frequency approach. We have studied in the limitation of classical approach is that classical approach does not deal with large number of trials and does not answer the complex question like what is the probability that I will live to be a 85. प्रोबेबिलिटी होगी कि मैं जब 85 की होंगी तो मैं अलाइव रहूंगी या नहीं। तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटीज के सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच से। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच uses the relative frequency of past occurrence as a probabilities. We determine how often something
has happened in the past. Use that figure to predict the probability that it will happen in the future. तो past में हुआ है, उन figures को लेके हम फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं. दैट इज आवर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच. द टू कैरेक्टरिस्टिक्स, द ऑब्जर्व रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट इन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स. कम नंबर्स में डील करेगा क्लासिकल अप्रोच और लार्ज नंबर में डील करेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच. और द प्रपोर्शन ऑफ टाइम दैट एन इवेंट occurs in the long run when conditions are stable. आपकी एक रिक्वायरमेंट यही है कि आपकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए. जब आप बार बार टॉस कर रहे हैं या बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपकी सारी सिचुएशंस क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, तभी हमारे फिगर करेक्ट आएगा. मोर ट्रायल्स होंगे और ग्रेटर एक्यूरेसी आएगी तब. अब जितने ज्यादा ट्रायल्स होंगे उतने ही एक्यूरेसी आएगी. इसको हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं. दिस इज अ ग्राफ. हंड्रेड, 200, 300, 400, 0.5. ये है आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये है आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स. जो आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये पहले तो ये फ्लक्चुएटिंग थी, फिर बाद में जैसे 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 आपकी ये लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स होते गए ये आपकी 0.5 के पास में आ गई. इस टाइप से इसमें एक्यूरेसी जब भी आएगी जब आप इसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स करेंगे. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच को आप एम्पिरिकल अप्रोच एंड अ पोस्टरी प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस. जो भी हमारे पास्ट में एक्सपीरियंस हुए हैं उनसे ली गई है ये प्रोबेबिलिटी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल और द अ पोस्टरी probability. The difference between the classical approach and the relative frequency approach. Classical or relative frequency approach. Priori probability is normally encountered the problems dealing with games of chance. ये सिर्फ गेम्स ऑफ चांस जो डाइस गेम है, कार्ड गेम है, कॉइन गेम है, उन्हीं में डील करती है. तो गेम्स ऑफ चांस में ये क्या करता है, ये लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स पे डिपेंड होता है, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है. मैनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स. सेकेंड, दिस इज बेस्ड ऑन थ्योरी. ये थ्योरी पे बेस्ड है. इसमें प्रोबेबिलिटी पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स पे बेस्ड है, ये लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स पे बेस्ड नहीं है. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द क्लासिकल अप्रोच एंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज A इक्वल्स टू A upon N. A is the outcomes. जो भी हमारे रिलेटेड आउटकम्स आए हैं दैट इज आर A. रिजल्ट्स जो भी आए हैं. नेक्स्ट N इज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और ट्रायल्स. तो इसमें N की लिमिट क्या होती है, N की लिमिट इनफाइनाइट होती है. दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच कि N नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे क्या होंगे, इनफाइनाइट के आसपास होंगे. लिमिटेशन ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच इज दैट
people use it without evaluating a sufficient number of outcomes. बिना sufficient number of outcomes यूज किए हुए ही आप past figures को यूज कर लेते हैं future में as a probability. That is the main limitation of this approach. Example is this. I told you that my aunt and the uncle got the flu. उनको flu हो गया है इस साल and they both are over 65. और दोनों क्या है 65 के ऊपर है. So everyone in that age bracket will probably get the flu. I determine the probability that everyone get the flu in that age. So you would know that मैंने कोई भी enough evidence use नहीं किए. My observation were insufficient. जैसे relative frequency में establish हुए थे वही probability मैंने use की है. तो इस टाइप से जो भी probability wrong निकलेगी. Suppose your school team lost first 10 games of the year. Now you are big fan of your team or loyal fan of your team. You will bet $100 on that team. Now at the 11th time the team won the match. Even surprise you won the bet. तुमने bet जीत लिया. आपने past figure को use नहीं किया तो आपने statistics को use नहीं किया. सिर्फ आपने अपनी इंटेंशन और अपनी ओपिनियन यूज करी. इस टाइप से ये आपका ड्रॉबैक है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच का, जो कि हम नेक्स्ट सब्जेक्टिव अप्रोच से रिवर्स करते हैं. नेक्स्ट सब्जेक्टिव अप्रोच दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीव्स एंड द बेस्ट जजमेंट ऑफ द पर्सन मेकिंग द प्रोबेबिलिटी असेसमेंट. इसमें जो हमारा इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी असेसमेंट कर रहा है उसकी पर्सनल जजमेंट और उसके बिलीव्स के अकॉर्डिंग ही प्रोबेबिलिटी डिसाइड होती है. द प्रोबेबिलिटी असाइन टू एन इवेंट बाय एन इंडिविजुअल whatever evidence is available. जो भी एविडेंस इंडिविजुअल के पास अवेलेबल होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी डिसाइड करता है. एविडेंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अकरेंस और जस्ट एन एडुकेटेड गेस. या तो ये गैस के फॉर्म में होगी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म. एग्जाम्पल है, अगर कोई प्रोफेसर किसी स्टूडेंट के पीजी एग्जामिनेशन में टॉप करने की प्रोबेबिलिटी फाउंड आउट करना चाहेगा तो वो क्या करता है, उस स्टूडेंट के पास्ट एकेडमिक एक्सपीरियंस को व्यू करता है और जो भी उसके कोलीग्स है उनके व्यूज की स्टडी करता है. नेक्स्ट उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड देखता है और उसकी परफॉर्मेंस देखता है तो पीरियडिक टेस्ट में. तो इस टाइप से इन सभी फैक्टर्स को डिटरमाइन करके वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता है कि वो उस साल टॉप करेगा या नहीं. इन्वेस्टिगेटर जब भी अपनी पर्सनल बिलीफ से प्रोबेबिलिटी डिसाइड करता है कुछ सिचुएशंस को ध्यान में रखकर, तो वो क्या है हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच. तो इसकी लिमिटेशन यही है कि इसमें इन्वेस्टिगेटर को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए क्योंकि वो अपनी बिलीफ से वो मिसलीडिंग रिजल्ट्स भी ला सकता है. सब्जेक्टिव अप्रोच के बाद में हमारी एक्सोमेट्रिक और मॉडर्न अप्रोच. एक्सोमेट्रिक और द मॉडर्न अप्रोच इज बेस्ड ऑन 3 एक्सोम्स. फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगी. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द एंटायर सैंपल स्पेस विल बी 1. जो भी हमारा सैंपल स्पेस है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1. जो जो सैंपल पॉइंट्स है उनकी सब पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी मिला के क्या होगी 1. इफ A and B are mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम समझ चुके हैं जब एक ही इवेंट होती है वो, अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है then the probability of the occurrence either A और B, A और B होने की प्रोबेबिलिटी कैसे डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ये हमारे 2 इवेंट्स की है. अगर यहाँ पे 3 इवेंट्स होगी तो भी हम ऐसे ही यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C. ये 3 ही एक्सोम्स हैं जिनपे कि हमारी एक्सोमेट्रिक अप्रोच बेस्ड है. इसमें ये 3 एक्सोम्स फॉलो करके आप अपनी प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हैं. दिस इज बेस्ड ऑन सेट थ्योरी. सेट थ्योरी पे बेस्ड है
तो इस टाइप से आपने अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली है। वी हैव स्टडीड अबाउट द 4 अप्रोचेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ईच हैज इट्स लिमिटेशंस एंड द शॉर्टकमिंग्स, advantage and the disadvantages. Which is the best? No one can decide. You can decide according to your requirement. जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इन अप्रोचेस को यूज करते हैं।